1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को हराकर सरकार बनाई थी। प्रधानमंत्री बने थे तब मोरारजी देसाई। ये एक राजनीतिक प्रयोग था जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा वाले फॉर्मूले पर किया गया था। लेकिन ये कुनबा 1979 आते आते ही भरभराने लगा था। जनवरी 1980 में लोकसभा के चुनाव दोबारा होते हैं। नतीजों ने बताया कि 1975 की इमरजेंसी और सत्ता से हटाए जाने के बावजूद इंदिरा गांधी अपनी लोकप्रियता के पीक पर पहुंच गई हैं। इंदिरा दोबारा प्रधानमंत्री बनती हैं। जनता पार्टी के नेता राजनीतिक रूप से ढिमला चुके थे। इन्हीं नेताओं में थे एक बलिया के दढ़ियल बाबा, युवा तुर्क कहलाते थे, नाम था चंद्रशेखर। उन्होंने फैसला किया कि आम जनता से कनेक्ट करने के लिए कुछ करना होगा। चंद्रशेखर के चहेतों ने सलाह दी कि उन्हें पदयात्रा करनी चाहिए। चंद्रशेखर पदयात्रा पर निकलने से पहले ही जान लेना चाहते थे कि आखिर इससे कोई फायदा होगा भी या नहीं। तो उन्होंने शिक्षाविद और कर्नाटक की पहली महिला सांसद डॉक्टर सरोजिनी महिषी के साथ ईस्ट दिल्ली के पूर्व सांसद किशोर लाल को काम पर लगा दिया। दोनों को एक रिपोर्ट देनी थी चंद्रशेखर को कि अगर वो पदयात्रा करते हैं तो वो कितना कारगर साबित होगा। दोनों ने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन एक्साइटेड बहुत नहीं थे। दोनों ने कहा कि ऐसी किसी पदयात्रा से कोई खास लाभ होगा नहीं। इसके बाद चंद्रशेखर ने एक और नेता सुधींद्र भदौरिया को युवाओं से बात करने के लिए भेजा। उन्हें भी बातचीत के जरिए पदयात्रा के सक्सेस का थाह लगाना था। भदौरिया बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी, जिसके बाद चंद्रशेखर ने कन्याकुमारी से दिल्ली में राजघाट तक की पदयात्रा की, लगभग 4260 किलोमीटर की पैदल यात्रा। किस लिए? ताकि पब्लिक से कनेक्शन बनाया जा सके। लेकिन यह सब तब हो रहा था जब साल 1983 चल रहा था। अब 2026 आ चुका है। जेनजी का जमाना है। करगिल से लेकर केंद्रीय कैबिनेट तक जेनजी हुआ पड़ा है। करगिल में कोई महिला सेना के जवानों को धमकाने लगती हैं कि वी आर जेनजी। मीटिंग में बैठी कैबिनेट भी ऐसे ही सुर साधे हुए है कि ये जेनजी हैं, जुड़िए इनसे। लगभग एक कॉर्पोरेट कंपनी वाली स्टाइल में अब रिव्यू हो रहा है कि किस मंत्री का एनालिटिक्स क्या कहता है। रपट आई है कि नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट मीटिंग हो रही थी। मीटिंग के आखिरी वक्त में मंत्री महोदयों को एक लिफाफा पकड़ाया गया जिसमें A4 साइज पेपर पर एनालिटिक्स की रिपोर्ट छपी हुई थी। कौन से मंत्री सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव रहते हैं, कितने पोस्ट, कितना एंगेजमेंट, इन सब का हिसाब निकालकर मंत्रियों को दिया गया। रिपोर्ट कार्ड थमाए जाने का मतलब आखिर क्या होता है? यही कि ये है आपकी हालत, इसे सुधारिए। कॉर्पोरेट सेटअप में मैनेजर मीटिंग में ऐसी रिपोर्ट अगर किसी एम्प्लॉय को दे दें तो इसका मतलब होता है कि समय कम बचा है, काम ठीक कर लीजिए वरना बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। वैसे केंद्र सरकार की कैबिनेट में भी वैकेंसी आने ही वाली है। कैबिनेट विस्तार अब होगा या तब होगा वाली स्थिति में ही आ चुकी है। सवाल है कि क्या सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद जेनजी और इंस्टाग्राम को लेकर ये जो बहस छिड़ी हुई है अब यही तय करेगा कि कैबिनेट में कौन मंत्री रहेगा और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्या राजनीति में किसी नेता का कद सड़क पर एड़ी घिसने और कुर्ते का कलफ ढीला कर लेने से नहीं बल्कि इंस्टाग्राम के व्यूज से तय होने वाला है। 19 अगस्त के दिन नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक थी। इस बैठक में 3 मंत्री मौजूद नहीं थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। इन 3 के अलावा हर मंत्री अपने मंत्रालय की रिपोर्ट लेकर पहुंचे थे मीटिंग में। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि इस मीटिंग में उन्हें ही उनकी पर्सनल रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस में छपी लीज मैथ्यू की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि कैबिनेट मीटिंग के बाद मंत्रियों को एक लिफाफा दिया गया। इस लिफाफे में 1 मई से 15 अगस्त के बीच उनके परफॉर्मेंस की डिटेल्स थीं, लेकिन मंत्रालय से जुड़ी हुई नहीं कि आपके मंत्रालय का कौन सा प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा, बल्कि सोशल मीडिया यानी एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पर मंत्रियों ने कैसा परफॉर्म किया, इसका हिसाब किताब दर्ज था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए रोजाना औसतन पोस्ट, हर पोस्ट पर एंगेजमेंट, लाइक्स और फॉलोअर्स किस देश से हैं, इसके साथ साथ हर पोस्ट से कितना ट्रैक्शन मिला, इन सब के नंबर्स लिखे गए थे। इन्हीं पैमानों पर विपक्षी नेताओं के सोशल मीडिया पोस्ट से मिले ट्रैक्शन की तुलना मंत्रियों के साथ की गई थी। मोटे तौर पर किसी मंत्री को कागज पर लिखकर दिया गया कि भाई इंस्टा पर कल आपने सिर्फ 2 ही पोस्ट किए और उस पर केवल 50,000 व्यूज ही आए हैं। वहीं देखिए फलां पार्टी का ढिमका नेता ने 10 पोस्ट कर दिए और व्यूज 5 लाख से ज्यादा है। पीक अंकल आंटी टाइप बिहेवियर। शर्मा जी का लड़का 90% लाया है और तुम क्रिकेट खेल रहे हो।
मंत्रियों को रिपोर्ट के साथ साथ नसीहत भी दी गई है कि सोशल मीडिया पर एंगेजमेंट बढ़ाएं, जेनजी के साथ कनेक्ट करें। तर्क है कि मंत्री अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सीधे पब्लिक से जुड़ सकते हैं, खुद बताएं कि सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है, क्या काम कर रही है, वेलफेयर स्कीम्स का प्रचार करें। ये एक पॉलिटिकल चेंज है जो नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद हुए सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद से देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जब सीजेपी ने शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते हुए आंदोलन शुरू किया था, तब इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी आलोचना यही हुई कि अरे ये इंस्टा पर है बस। सीजेपी के जो मिलियंस की संख्या में फॉलोअर्स हैं वो बस सोशल मीडिया तक सीमित हैं, जंतर मंतर पर नहीं आएंगे ग्राउंड पर उतरकर प्रोटेस्ट करने। शुरू में बात सही भी साबित हुई, लेकिन 18 जुलाई को भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक को उठाए जाने और 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान हुई लाठीचार्ज के बाद यही इंस्टाग्राम इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी ताकत बन गया और सरकार के लिए एक ऐसी अपाच्य रेसिपी जो दिल्ली में सरकार की नाक के नीचे पकता गया। इस प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा डेंट ये नहीं था कि धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। डेंट वो है जिसकी वजह से 23 जुलाई की रात 12 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो अपलोड करना पड़ा। सेल्फी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया वीडियो। मित्रों कहकर बात शुरू करने की अपनी स्टाइल को किनारे लगाकर पीएम ने फ्रेंड्स कहते हुए अपनी बात शुरू की थी उस वीडियो में। उसके बाद से प्रधानमंत्री के 5 वीडियोस इंस्टा पर आ चुके हैं जिसमें फ्रेम बहुत ही कैजुअल है, बात करने का तरीका कैजुअल रखने की कोशिश की गई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वीडियो आया उसके बाद से ही राइट विंग सर्कल ने ही बीजेपी आईटी सेल की आलोचना करनी शुरू कर दी थी। नैरेटिव की लड़ाई में बीजेपी ऐसी पिछड़ी है, जेनजी से ऐसा डिस्कनेक्ट हुआ है कि पीएम को खुद वीडियो बनाना पड़ रहा है। 17 अगस्त को जब बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बदलाव किया तो बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय को भी उनके पद से हटा दिया गया। लगभग 10 सालों से मालवीय बीजेपी आईटी सेल के मुखिया थे। उन्हें हटाकर छत्तीसगढ़ से आने वाले दीपक महस्के को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब मंत्रियों के कैबिनेट मीटिंग में उनके सोशल मीडिया एंगेजमेंट की रिपोर्ट सौंपी जा रही है। लेकिन यह सिर्फ बीजेपी का ही केस नहीं है, कांग्रेस भी इसी राह पर है। कांग्रेस पार्टी भी सोशल मीडिया के जरिए जेनजी के साथ कनेक्ट बनाना चाहती है। 6 अगस्त के दिन राहुल गांधी ने सोशल मीडिया का सबसे लोकप्रिय सेगमेंट आस्क मी एनीथिंग किया था। इसमें सोशल मीडिया यूजर्स आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। राहुल गांधी से भी लोगों ने सवाल पूछे। उनके सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने रील फॉर्मेट में वीडियोस बनाए। इसी आस्क मी एनीथिंग में किसी ने पूछ लिया था कि राहुल का फेवरेट बीजेपी नेता कौन है। तब राहुल ने पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिया था, उन्हें अंकल अमरिंदर तक कह दिया था। जेनजी के साथ राहुल गांधी ने एक लंबा वीडियो शूट भी किया है जो कांग्रेस के यूट्यूब चैनल पर है, जिसमें लड़कियां उन्हें जेनजी स्लैंग देती हैं और उसका मतलब पूछती हैं, जैसे रिज और क्लॉक इट। इसी वीडियो में राहुल गांधी और लड़कियों के बीच चर्चा होती है कि उन्हें राहुल को क्या कहकर संबोधित करना चाहिए। राहुल मना करते हैं कि सर मत कहना, ये बहुत पुराना हो गया है। फिर तय होता है कि सिर्फ राहुल ही कहिए। ये प्रॉपर पॉलिटिक्स है जिसमें राहुल गांधी एक इमेज बनाने की जुगत में हैं, कूल और चिल लीडर वाली छवि जो जेनजी के बीच स्वीकार्य हो और जब 2029 का चुनाव आए तो इस स्वीकार्यता का चुनावी फायदा मिल सके। ये वही राहुल गांधी हैं जो 2011 वाले दौर में एंग्री यंग मैन वाली इमेज बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। जींस कुर्ता पहनकर बाइक पर बैठकर भट्टा परसौल के आंदोलन में किसानों से मिलने पहुंचे थे, धरने पर बैठ गए थे। एंग्री यंग मैन जो साफ छवि का है, यही वाली छवि बनाने के लिए राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की सरकार के अध्यादेश को नॉनसेंस कह दिया था। सितंबर 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने जुलाई में आए सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को बेअसर करने के लिए एक अध्यादेश पास किया था। आदेश के तहत दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अयोग्यता से बचाने वाली सुरक्षा भी खत्म हो जाती। इसी आदेश को पलटने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार एक अध्यादेश ले आई थी। ये वो समय था जब चारा घोटाला के मामले में दोषी पाए जाने पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के सामने अयोग्य होने का खतरा था। राज्यसभा सांसद राशिद मसूद पहले ही भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जा चुके थे। तब बीजेपी और वामपंथी दलों समेत सभी विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस सरकार की आलोचना की थी। इन सब के बीच 27 सितंबर को कांग्रेस दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। राहुल गांधी अचानक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं और सबके सामने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व में चल रही यूपीए सरकार की आलोचना करते हैं। अध्यादेश को कंप्लीट नॉनसेंस करार देते हैं और कहते हैं कि इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। ये वो दौर था जब कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घिरी हुई थी।
राहुल गांधी की पूरी कोशिश थी कि इन एक्टिविटीज के जरिए सरकार और पार्टी से अलग एक इमेज बनाई जाए, उसी इमेज के साथ 2014 के चुनाव में उतरा जाए। हालांकि उन्हें इसका कोई फायदा नहीं हुआ। लगभग 12 साल बाद वही राहुल गांधी एक कूल टाइप इमेज क्रिएट करने की कोशिश में हैं ताकि जेनजी को कैटर किया जा सके। दूसरी तरफ है सरकार, जो बीजेपी की है। प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जिन्हें एक प्रोटेस्ट की लड़ाई में बैकफुट पर जाना पड़ा है। तो सरकार की कोशिश है कि इमेज बदली जाए, जो जेनजी गुस्सा है या डिस्कनेक्ट है उसे अपने फॉलोअर्स के लिस्ट में शामिल किया जाए, जिसके लिए कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस की रिपोर्ट सौंपी जा रही है। राजनीति के इस बदलते ट्रेंड पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड किया सर्वेश ने। मेरा नाम आकाश है। नमस्ते।